अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 3 सालों में यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि अपने मंशूर को किसी तरह से भी पूरा किया जा सके। बहुत से बहरानों का भी सामना रहा है, लेकिन अगर 3 बड़े बहरानों का जिक्र किया जाए तो कोविड जैसी वबा से भी उन्हें निपटना पड़ा, जिसमें वो बहरहाल कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा अगर बहरान देखा जाए तो यूँ दिखाई देता है कि जो मईशत का बहरान था, जो महंगाई का बहरान था, वो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल चिमटा रहा है, जिससे वो खातिर खा हम नहीं कह सकते कि निपटने में कामयाब हो सके हैं। और जो अगर तीसरी बड़ी बात की जाए तो वो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, अनरेस्ट रहा है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए। इसके लिए पीडीएम भी बनाया गया, लेकिन वो पीडीएम कुछ अरसा तो हमें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम बन रहा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि ऐसा लगा कि उसके गुब्बारे में से भी आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल गई। बार बार कोशिश ज़रूर होती है उस पीडीएम को ज़िंदा करने की, लेकिन अभी तक वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। और एक दफ़ा फिर से आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है पीडीएम की, जिसमें कोशिश की गई है कि जी आइंदा के लिए कोई लाहेअमल तरतीब दिया जाए, जलसे जुलूस, रैलियाँ और ये सब कुछ। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल नहीं है। कितना कामयाब हो सकता है और अब इन सब चीज़ों का मकसद क्या है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और इन बहरानों से निपटने के हवाले से जो उनकी हिकमत अमली रही है उसको भी जांचने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, हिलाली साहब पहले तो आप इस पर थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि जो 3 साल थे उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि इवन एक जंग का ख़तरा भी मंडलाया, उससे भी निपटी है ये हुकूमत, कोविड भी आया उससे भी निपटी है, और फिर उसके बाद जो मईशत की सूरत हाल थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। तो डू यू थिंक ओवरऑल जो 3 साल थे वो अच्छे रहे हैं और उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि अगले 2 साल कंफर्टेबली गवर्नमेंट गुजार लेगी? जी हाँ, मेरे ख्याल में 2 साल तो बड़े आराम से गुजार देगी। और आपने कहा है कि इनके क्या अचीवमेंट्स थे। समीना, बात यह है कि जब नवाज शरीफ इधर से निकला था तो आपको पता है कि रिजर्व्स हमारे 15 दिन के थे, 9 बिलियन रह गए थे। अब तो 3 महीने के हैं। पहले हमारा फॉरेन अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन, अब वो प्लस में है। एक्सपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड 31.4 बिलियन, रिमिटेंस 29 बिलियन। 1000 बिलियन ज्यादा रुपया हमने कलेक्ट किया है। 3700 बिलियन होते थे हमारा एफबीआर कलेक्शन, अभी 4700 बिलियन हो गया है। और थोड़े इस साल के बाद 5800 होगा। दैट इज द कैलकुलेशन। भाई खुदा के लिए कमाल किया है इन्होंने इन मेनी रिस्पेक्ट्स। 536 करोड़ रुपया रिकवर किया करप्शन से। और ये जो पार्टी अब रह गई है पीडीएम, नून और एक मुल्ला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और क्या रह गया है भाई? ये तो सॉरी एक एक्सप्रेशन है, जस्ट डेड पीपल टॉकिंग। ये कराची में ये क्या कर रहे हैं शो? इसलिए कर रहे हैं कि उधर थोड़े से उनके लोग हैं मदरसे वाले, वो आ जाएंगे, टर्नआउट अच्छा हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इस तरीके से समन किया गया है कि वो नहीं होगा, उस पर जानबूझ के डेट फिक्स किया है। मैं आपको बताता हूं कि अंदर से, नैब के अंदर से नून वालों ने इनको बताया है कि भाई उसको बुला रहे हैं और फलाने तारीख को, तो इसलिए उन्हें डेट फिक्स किया है, बताने के लिए कि इसलिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब चाहे खुद खुशी हो रहे हों कि अच्छा है इस दिन पेशी पड़ गई है, मैं अवॉइड कर लूंगा। और आप अच्छा। जी कर लीजिए। दूसरी चीज मैं कहता रहता हूं आपको कि ये एहसन इकबाल साहब, अरे भाई आपने अपने भाई को या आपके भाई को एक टेंडर में लाया, सॉरी एक कॉन्ट्रैक्ट में लाया, और टेंडर तो हुआ ही नहीं उसके लिए। तो भाई क्या ये आपके बाप के पैसे थे कि हम इंक्वायरी ना करें इसमें? ठीक, क्यों नहीं करें? नैब कर रहा है, बिल्कुल। इस पे तो मैं अभी आती हूँ हिलाली साहब, इस पे डिटेल में भी बात करते हैं कितना सीरियस केस है ये। लेकिन इमरान साहब से मैं ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ ज़रा 1-2 चीज़ों पे। इमरान साहब, गिवन सर्कमस्टांसेस में आप नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है उसने फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दी है
आपका ख्याल डिफरेंस हो सकता है हिलाली साहब से। लेकिन जहां हम पीटीआई की परफॉर्मेंस जांच रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन की भी तो परफॉर्मेंस जांचनी है ना। उन्होंने क्या परफॉर्म किया, वो तो आपस में ही लड़ पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाली साहब ने कुछ फिगर्स पेश किए हैं, मैं भी पहले कुछ फिगर्स दे दूं फिर इन्हें नहीं मुकाबला नहीं। अब देखें, हिलाली साहब ने तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें बयान की हुकूमत की। हिलाली साहब ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा, आटा जो 50 रुपये था वो 85 रुपये किलो हो गया, चीनी जो 50 रुपये थी वो 110 रुपये किलो हो गई, घी जो 180 रुपये किलो था वो 360 रुपये किलो हो गया, जीडीपी जो आप बड़ी अभी तारीफ़ें कर रहे थे 5.5 था, 5.5 था, वो पहले मनफी में चला गया, अब 1.8 हो गया। तो अगर इतनी अच्छी ये तो अभी कैलकुलेशन है ना, जब 4 होगा तो आपको यहाँ बैठ के मुबारक दूंगा। बात ये है कि गुजारिश, जब ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो महंगाई ने तो गरीब को मार दिया। इन्होंने गुर्बत ख़त्म क्या करनी थी, इन्होंने तो गरीब ख़त्म करने का जो है ना वो बना लिया। लेकिन मामला ये है कि इस सारी ना तो हुकूमत की कारकर्दगी कोई काबिल तारीफ़ है, अब आ जाए तो उस सवाल की तरफ, और ना ही अपोजिशन की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, अगर ये अपोजिशन बेहतर होती तो आज मुल्क के हालात बेहतर होते। अपोजिशन जो है उसने देखें मौजूदा दौर में जो लोग महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, और अपोजिशन अपनी सियासत में बची हुई है। वो कभी डील और कभी कोई और समझौते में लगे हुए हैं। क्या कर सकती थी अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का बुनियादी काम होता है हुकूमत को नकेल डाल के रखे, हुकूमत को पाबंद करके रखे। लेकिन जब अपोजिशन अपने सियासी फ़ायदे पे लगी रहेगी, अपोजिशन जब अपने मकसद के लिए एक दूसरे के कंधे इस्तेमाल करने में लगी रहेगी, तो अवाम के हकूक़ की बात कौन करेगा? फिर अवाम के हकूक़ की बात हमें यहाँ बैठ के बस करनी पड़ेगी, ना अपोजिशन हमें करनी पड़ेगी, अपोजिशन ना करेगी ना हुकूमत। लेकिन उन्होंने तो तनकीद की है, अपोजिशन तो हिलाली साहब यही कर सकती है ना कि चीज़ें उजागर करें। वो बात करते रहे हैं, पीडीएम के जलसों में भी करते रहे हैं, पसे पर्दा ठीक है वो अपने काम भी कर रहे थे। जी हिलाली साहब। नहीं, मैं इनकी हिमायत करना चाहता हूं, मैं इमरान याकूब को सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि इनका परफॉर्मेंस यूनिफॉर्मली अच्छा रहा है, बहुत बिल्कुल सही कहा। खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन बहुत हुआ, और मैं ये भी कहूंगा कि फूड इन्फ्लेशन, मिल्क, एडिबल ऑयल, फ्लावर, शुगर, ये सब चीजों पे बहुत इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट का कसूर है। मैं मानता हूं गवर्नमेंट सप्लाईज को डिसरप्शंस हो रहे हैं, पुअर मार्केट गवर्नेंस, ये उनकी कमजोरी है, और होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग को कुछ नहीं कर सके ये गवर्नमेंट। हालांकि ये भी उनका फर्ज था करने के लिए। यस, फूड इन्फ्लेशन पे इनका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं रहा है। मगर एक चीज मैं बताऊं, फॉर वट एवर इट्स वर्थ, कि 15% फूड इन्फ्लेशन था अप्रैल में, अब जुलाई में 8.5% हो गया है, और ईयर टू ईयर 16% जो था उससे कम होके मेरे ख्याल में 10% शायद एंड ऑफ द ईयर तो हो जाएगा। मगर यस, ये सही कह रहे हैं इमरान याकूब कि जो लोगों का जो खाने के पैसे थे, और 0.5% हमारा सब इनकम जो है खाने पे जाता है, वो बढ़ा है। और वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि कमोडिटी प्राइसेस और कोविड हैं, कुछ हद तक वो हुआ है, मगर ज्यादातर हुआ मार्केट गवर्नेंस। ठीक। और वैसे भी हिलाली साहब, ये जो प्राइसेस हैं, ये इन्फ्लेशन तो बढ़ता चढ़ता रहता है, लेकिन जब कीमतें बढ़ जाती हैं ना, फिर वो नहीं कम होती। और फिर दूसरी बात ये कि फूड एक ऐसी चीज है, वो तो गरीब और अमीर सब ने ही खाना ही है, तो वो एक उससे तो हर कोई बराह रास्त मुतासिर होता है। बाकी चीजों की महंगाई कमी हो जाती है, सबसे ज्यादा मुतासिर गरीब होता है, क्योंकि उसका सारा बजट कोलैप्स कर जाता है, वो और उसका इनकम ही उतनी सी होती है, वो कलील सी आमदन में उसने सारा कुछ मैनेज करना है। लेकिन अब जरा उस पर आ जाना कि जो एक बड़ा वादा था वो ये भी था कि जी लूटी रकम वापस होगी। अब उसमें नैब भी ये दावे करता है कि जनाब हमने तो बहुत सारे रिकवर कर लिए। अभी हिलाली साहब ने भी एक फिगर कोट किया है, लेकिन लोग शायद उस पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो सियासतदानों के ऊपर एलिगेशंस में रहा है कि जी किस सियासतदान से आपने कितना रिकवर किया। तो उसमें तो इमरान साहब आप खुद नाकिद रहे। बात यह है कि हमें जो लूटी हुई दौलत की बात होती थी ना, जो जिक्र होता था, वो सिर्फ होता था सियासतदानों के,
हवाले से कि जनाब हम जो करप्ट सियासतदान हैं, खास तौर पे वो 2 फैमिलीज का नाम लेते थे कि एक जरदारी फैमिली और एक शरीफ फैमिली, ये 2 इन्होंने जो करप्शन की है और इनके साथियों ने जो करप्शन की है, हम वो लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। अवाम ने इमरान खान को टास्क भी यही दिया, मैंडेट भी यही दिया कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप वाकई और लूटी हुई दौलत लाएंगे वापस तो हम आपके साथ हैं। उनको वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब कर दिया। अगरचे अपोजिशन ये नहीं मानती, वो तो उन्हें सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का ताना देती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बात को आप सच मान लें कि वो चले जी 100% 100% शफाफ तरीके से बन गए। तो जिस वजह से आपको ये मैंडेट मिला, क्या आपने उन सियासतदानों से कुछ रिकवर किया? क्या शरीफ फैमिली से आप कुछ ले सके? क्या जरदारी फैमिली से आप कुछ ले सके? तो इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश तो उनकी तरफ से रही इतने केसेस। अब ये देखिए शहबाज शरीफ साहब को मेट्रो स्कैंडल में भी बुला लिया है। सुन, केसेस 1980 में भी बने, केसेस उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद बने, बेनज़ीर का दौर का खात्मा व तब बने, नवाज शरीफ दौर का खात्मा व तब बने। केसेस बनना बात नहीं है, केसेस को साबित करना और फिर इनसे निकालना असल काम ये है। इमरान खान तो यही कहते थे ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है। हिलाली साहब, आप भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, ये कितना सीरियस केस है शहबाज शरीफ पर, मेट्रो स्कैंडल? बहुत सीरियस केस है, मगर इनको सबूत नहीं मिलेगा। देखिए, वाइट कॉलर क्राइम इस मुल्क पे जब एक सिंपैथेटिक जुडिशरी हो और जो आपके कानून इस किस्म के सबूत चाहते हैं कि जब तक जज खुद ना हो उधर और देख रहा हो कि एक कैश बॉक्स से दूसरे के पॉकेट में जा रहा है, वो तो कभी इंसाफ दे, वो तो कहते हैं कि नॉट प्रूवन। भाई आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया है, मगर उनका जो वर्थ है वो 10 गुना ज्यादा हो गया है, 1000 गुना ज्यादा हो गया है पॉलिटिशियंस की कमाई, मगर एक आदमी नहीं पकड़ा गया है और कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। और जब आप उनको मनी ट्रेल पूछें तो वो फिर आपको वो कतर के ग्रैंडफादर आ जाता है या ये हो जाता है। देखिए, तो आपको लगता है वो सिस्टम का फॉल्ट? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, मैं माफ करिए, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज में कानून डिलिबरेटली ऐसे बने जाते हैं, इतने बड़े लूप होल्स, साथ साथ जो लोग उसके ऊपर कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं उनकी एफिलिएशंस जो हैं, जिन लोगों के जिनका ट्रायल हो रहा है वो इतने होते हैं कि आई एम सॉरी, मैं समझता हूं कि ये जज, हमारी जुडिशरी और हमारे सियासतदानों का एक एक को ट्राई करना इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो इसलिए ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। ठीक है, कनेक्शन हो रहा है। चलिए हिलाली साहब, एक सेकंड हिलाली साहब, इसमें छोटी सी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ इतना है कि बादियुन नजर में आप देखें कि इस केस में करप्शन का क्या है। देखें, या तो मेट्रो की उसमें करप्शन होती, सड़कें बनाने में करप्शन होती, बसें खरीदने में करप्शन होती, या तो आप एक ऐसा, या तो नहीं, ये सुने, ये एक उसके छोटा सा हिस्सा है जिसमें जी पौधे लगाने पर वो भी पता नहीं ये केस कैसा बनाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि इस तरह के केसेस या तो आप ये बनाएं कि जिसमें वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, अगर नहीं पहुंचते तो फिर अपोजिशन को ये मौका मिलता है। तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू सियासी बुनियादों पर ये बनाएगी। सिस्टम में भी फ्लॉज अपनी जगह जो हिलाली साहब मेंशन कर रहे हैं, लेकिन केसेस भी इतने स्ट्रांग नहीं बनाए जाते, उसमें भी वीकनेस रहती है। देखिए ना, मुल्तान मेट्रो पे चीन को खुद ऑफिशियल हमारे साथ इस वक्त हाफिज सेनेटर हमदुल्ला साहब हैं, उनसे बात करते हैं। JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, स्टीयरिंग कमेटी जो PDM की है उसके भी मेंबर हैं, तो आज वो उसमें जाहिर है कि मौजूद रहे हैं जो इजलास हुआ है, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से। हाफिज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दे दीजिए कि आपको अब भी लगता है कि ये गवर्नमेंट आप गिरा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों को सलाम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमारा बयानिया आप लोगों के सामने और पूरी कौम के सामने है। बयानिया यही है कि 25/2018 का जो इलेक्शन है ये चोरी शुदा मैंडेट और जेली मैंडेट और जेली इंतखाबात, दांधी ज़दा इलेक्शन, जिसके नतीजे में PTI को अक्सरियत मिली, उनकी हुकूमत वजूद में आई। आज उसी खराबी, उसकी बुनियादी बर्बादी की वजह से आज आप मुल्क, आपका मुल्क, मेरा मुल्क, हम सब का मुल्क
सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम है। और ये मुझसे ज़्यादा हमारे जो अहबाब इमरान याकूब साहब और हिलाली साहब जानते भी हैं और समझते भी हैं और हमसे सीनियर भी है। जिस रियासत में, जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो और पॉलिटिकल तौर पर स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ मईशत मजबूत नहीं हो सकती, वहाँ माशी तबाही है। और जब प्लस हुकूमत एक ऐसे नाअहलों और नालायकों के हाथ में हो कि उनके पास न कोई विजन हो मईशत के हवाले से, न फ़हम और फरासत हो, न कोई गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस, न अमन व अमान का कोई सूरत हाल हो, न ज़िंदगी के किसी शोबे में 22 करोड़ आवाम को वो दावों और वादों के मुताबिक जो वो अपोजिशन में थे आवाम से कर रहे थे, उनमें से एक भी उन्होंने आवाम को न दे सका। हाफिज साहब, आपकी बात को 100% हम दुरुस्त मान लेते हैं। मान लिया ये हुकूमत जाली थी, मान लिया ये मैंडेट भी सही नहीं था, मान लिया ये नाअहल भी थी, नालायक भी, लेकिन सवाल मेरा बुनियादी वही है कि 3 साल तो गुजर चुके हैं, अब 2 साल ही बाकी रह गए। अब इस वक्त पर हमें ये भी नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी भी आपके साथ नहीं, PMLN भी आधी सी बस आपके साथ है शायद। तो आपको क्या लग रहा है इस कुव्वत के साथ अब आप क्या कर लेंगे? अब ये जो जल्द से जुलूस आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए। बुनियादी तौर पर तो मकसद यही था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो पूरे मुल्क में, लेकिन वो ना हो सका। बदकिस्मती से PDM से पीपल्स पार्टी निकल गई, वरना अगर हम इस्तीफों की जो ऑप्शन था उस पर हम जाते तो आज इस मुल्क में ये मुसीबतें नहीं ना होती, न ये मुसीबत ज़दा हुकूमत होती जिसकी वजह से मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन परत करे उसमें हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाम के पास जाइए, आवाम को हम शऊर दें, आगाही दें, कौम को बता दें कि इस मुल्क में ये खराबियां किसकी वजह से हैं। इसलिए एहतिजाज करना जमहूरी तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फराइज़ में शामिल है। इसलिए पीडीएम एक बार फिर मुतहर्रिक हो रही है। हाफिज साहब, बिल्कुल आपका हक भी है और आपका बुनियादी जो है ना ये फ़र्ज़ भी है बतौर अपोजिशन की, आप सब कुछ करें। लेकिन मेरा एक बुनियादी सा सवाल है कि आप जब खुद कहते हैं कि ये हुकूमत जाली तरीके से बनी, तो अब जब हुकूमत इंतहाबी इस्लाहात की बात करती है तो उस इंतहाबी इस्लाहात में फिर आप प्रॉपरली हिस्सा लेके इस जालीपन को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? देखिए इमरान याकूब साहब, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। जिस हुकूमत को मैं मानता ही नहीं, जिस हुकूमत की नीयत पर मुझे शक है कि वो इंतखाबी इस्लाहात और EVM मशीन की बात करते हैं और आर्डीनेंस के ज़रिए पूरी कौम पर कवानीन मुसल्लत करते हैं, पार्लियामेंट को उन्होंने एक अज़्व मुअत्तल रखा है और आइंदा 2003 में इंतखाबात होते हैं या 2002 में आने वाले इलेक्शन के लिए EVM के नाम से या इंतखाबी इस्लाहात के नाम से एक मेगा मंसूबा वो बना रहा है कि वहाँ इलेक्शन वो फिर दोबारा RTS सिस्टम के रिजल्ट हमारे सामने है, उसकी रिप्ले है ये तमाम चीज़ें। इसलिए जब मैं हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, मैं उसकी नीयत पर शक करता हूँ, मैं उसकी वजूद और ज़िंदगी पे शक नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि यह हुकूमत है नहीं मुंतखब हुकूमत नहीं, यह पार्टी मुंतखब पार्टी है। इसलिए इनकी इस्लाहात को मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ। और PDM ने आज भी मुस्तरद किया और हमेशा उन्होंने मुस्तरद किए जब से उन्होंने बात की। दूसरी बात ये सोच के हाफिज साहब साइड में बैठे रहेंगे तो वो तो दोबारा फिर आ जाएंगे इख्तियार में, इसी तरह से जो वो इस्लाहात करना चाहते हैं वो तो कर गुजरेंगे, आप लोग तो साइड पे ही रह जाएंगे। तो इस मसले का फिर हल क्या है? आप उसको भी नहीं देखिए बीबी बात ये अगर वो एक तरफा फैसले करेंगे इस मुल्क में फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, न सियासी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी, न माशी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी। आपको मालूम है बदलती हुई सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए इनकी नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से, नाकाम माशी पॉलिसी की वजह से कितने खतरात, कितने चैलेंजेस है। अगर वो 2018-25 जुलाई की स्टोरी और कहानी और फिल्म को फिर दोहराएंगे, फिर तो मेरे ख्याल में ये इस मुल्क की भी बदकिस्मती होगी और 22 करोड़ आवाम की भी बदकिस्मती होगी। लिहाजा इस किस्म की इस्लाहात के नाम पर ड्रामा रचाना और एक बार फिर वोट चोरी करने की कोशिश करना, मंसूबा बनाना और एक मेगा मंसूबा। आप खुद इलेक्शन कमीशन के साबिका जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, माहिरीन है, उनकी राय सुनिए, पिलडाट की राय सुनिए
और दुनिया की राय सुनिए कि वो इस ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहते हैं। खुद इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठाए, इंतखाबी इस्लाहात पर सवालात उठाए, उनमें से 17 इस्लाहात ऐसे हैं जो आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के भी खिलाफ है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को भी गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन तो देख रहे चीजें, वो अपने मामला देख रहे थे, वो आपने नादरा के हवाले किया। ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तो अब उनके साथ है, इन्वॉल्व हो रहा है और वो देख रहा है मामलात को भी। लेकिन हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये बता दीजिए कि जो आपकी इत्तेहादी जमातें थी वो भी आपके साथ हैं नहीं, पीपल्स पार्टी तो है नहीं, पीएमएल-एन में आप क्या समझते हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा आपके मौकिफ के करीबतर हैं या शहबाज शरीफ साहब? देखिए मेरी बहन, बात यह है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और उसकी पार्टी का दाखिली मसला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पीडीएम में जब बैठता हूँ, बैसते पीडीएम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इतलात, मेंबर स्टीयरिंग कमेटी के भी और सरबराह इजलास में भी मैं बैठता हूँ। वहाँ शहबाज शरीफ पीएमएल-एन की नुमाइंदगी करते हैं या शायद खाकान अब्बासी करते हैं या मरियम नवाज करती है, तो हम उसको पीएमएल-एन की नुमाइंदा की सूरत में, प्रेजेंटेटिव की सूरत में हम देखते हैं। अब अंदर क्या है, इससे मेरा कोई अमल दखल नहीं है। जो फैसले पीडीएम की प्लेटफार्म से होते हैं उन फैसलों में ख्वाह नवाज शरीफ मौजूद हो, बल्कि नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पे होता है, ख्वाह शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज या शायद खाकान अब्बासी या कोई और लीडर, वो फैसले पीएमएल-एन की होती है और पीडीएम की मुश्तरका फैसलों में वो हिस्सेदार होते हैं। ठीक है हिलाली साहब, एक आपका कमेंट मैं ज़रूर लेना चाहूँगी इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक। अब जाहिर है कि इन लोगों की अपनी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब देखेगा चीज़ें। फाफिन और पिलडाट का जिक्र किया है सेनेटर साहब ने, वो भी जाहिर है कि आगे चलकर इसमें गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं और देखेंगे कि क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, अपनी तजावीज़ भी देंगे। आप समझते हैं कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी इंतखाबी इस्लाहात करने में? देखिए, कोऑपरेशन तो इनको मिलेगा ही नहीं ऑपोजिशन से। दूसरी बात यह है, ये जो अभी हमें पता चला है, ये 30 और 40 हज़ार जो वोट हैं जो हर कंस्टिट्यूंसी में बटे होते हैं, जो लोग जो इलीगल वोट, जो डेड पीपल वोट, जो डिसक्वालिफाइड वोट, ये सब आईडी कार्ड्स फिरते रहते हैं। उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई पॉइंट नहीं रेज किया। उस पर तो इसीलिए तो ये मशीन का मतलब है कि अगर ये मशीन आ जाए तो उम्मीद ये है, मैं नहीं कहता हूँ सर्टेनिटी है, मैं मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर अगर आप मुझे पूछें कि मशीन को तुम क्यों सपोर्ट करते हो, मैं इसलिए कहूँगा कि इस वक्त तो पता है कि हर इलेक्शन पाकिस्तान में एक्सेप्ट फॉर 1971 का इलेक्शन, हर इलेक्शन और 70 का इलेक्शन, उसमें धांधली हुई है। अब अगर ये आप मानते हैं और सब लोग ये मानते हैं, ये एक जनरल फीलिंग है, तो भाई उसको खत्म करने के लिए, और ये भी अभी हमें पता चल गया है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 30,000 वोट्स हैं जो इधर उधर जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों चीजें हैं और एक आदमी कहता है ये एक तरीका है उसको खत्म करने का और वो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो कहते हैं नहीं जी ये तो सबसे बड़ा धांधली उधर होगा। मुझे समझ नहीं आ रही, यू कांट एवर सेटिस्फाई दीज पीपल। तो वो चाहते हैं कि दिस सिस्टम सर्वाइव्स, कि धांधली और सिलेक्शन कमीशन, अब तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल हो गया है ना, अब तो गवर्नमेंट लिख रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दिस? ठीक है, तो जो भी सियासी जमातों की इस पर रिजर्वेशंस हैं उन्हें सामने रख के टेबल पर बात की जा सकती है। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। इमरान साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट लेती हूँ। देखिए, इसमें एक जो हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना, उसमें एक बड़ी अहम है। आप देखें कि ये जो मशीन है, इस पे इवन मेरी बड़ी हुकूमती लोगों से भी बात हुई है, और जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन की है, और जो जिस तरह से शिबली फराज साहब भी मिला रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी तक ये तरीक़ाकार वजह नहीं है कि एक आदमी अगर एक पोलिंग स्टेशन पे वोट डाल गया तो अगर वो दूसरी जगह जाके वोट डालता है लाली साहब, तो ये मशीन उसको मेंशन नहीं करती। हुकूमत की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसमें अमेंडमेंट की जा रही है,
ये तरीका उस वक्त तक कर लिया जाएगा कि अगर एक बंदा कहीं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालने की कोशिश करे तो वो मेंशन हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर आप इसकी गुंजाइश रखेंगे तो फिर तो लोग जाली वोट डालेंगे। चलिए देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है, इस सिलसिले में क्या इस्लाहात की जाती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जहाँ हुकूमत के हमने मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया, वहाँ पर एक चैलेंज ये भी रहा है कि हुकूमत के जो अपने अंदर के मामलात हैं, पार्टी के जो मामलात हैं, वो भी कोई बहुत अगर कहा जाए मिसाली तो नहीं रहे हैं। जहांगीर तरीन एक बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन उसको अब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है। वो कोशिश क्या है, इस पर बात होती है एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको मालूम है कि तरीन ग्रुप बन गया जब जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है मुकदमात बने और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, और उसके बाद बहुत सारे मेंबर्स उनके साथ खड़े हो गए, जिससे ये खदशा जाहिर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत का कायम रहना ही एक सवालिया निशान बन जाए अगर ये लोग कोई ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर अलग हो जाते हैं गवर्नमेंट से। तो ऐसी सूरत में एक दो मेंबर्स को तो हमने देखा है कि वो बाद में कुछ मामलात ऐसे हुए कि वो तरीन ग्रुप का साथ छोड़ गए, लेकिन बाकी लोग अभी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस तरीन ग्रुप का आखिर होगा क्या फ्यूचर और कैसे इसके साथ निपटा जाए? ऐसा लग रहा है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की। इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो उनसे करते हैं ज़रा पहले उनसे ही जानते हैं कि उनके क्या राब्ते हुए हैं और क्या वो इस सिलसिले में खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुश आमदीद कहती हूँ आपको शो में। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, ये कोई बाकायदा आपको टास्क मिला है कि तरीन ग्रुप को राम करना है, उन्हें मनाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है, वो मेरे कोलीग्स हैं और MP और मिनिस्टर मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और हम एक पार्टी के हैं। तो मैं तो अपने तौर पे उनसे राब्ते में पहले भी था और अब भी जो राब्ते हैं वो तो इसी सेंस में है कि यार एक अच्छे तरीके से जो है वो अपना 2 साल रह गए हैं, तो कम से कम इस टेन्योर के अंदर हम एक डिसिप्लिन तरीके से जना एक दूसरे के साथ चले। तो वो मैं अपने तौर पे ही ज्यादातर जना मेरा सारे मामलात हैं, तो राब्ते तो सारों से होते हैं अपने कोलीग से। तो कितने लोग आपके साथ हैं एक पेज पर तरीन ग्रुप के? देखो, तरीन ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप कोई नहीं है, सारे के सारे PTI से ही है और PTI के साथ मुखलिस हैं, इमरान खान साहब की क़यादत में मुखलिस हैं, बुज़दार साहब की क़यादत के साथ मुखलिस हैं। बीच में जो एक माहौल बना वो खत्म हो गया है ना, अब सारे जना पार्टी के साथ कमिटेड है, कोई ऐसे ग्रुप वाला माहौल कोई नहीं है। वैसे आपके पास कौन सा जादू था जो नज़ीर चौहान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया आपने, वो खुद मान भी गए? देखो, बात यह है कि हर इंसान का सॉफ्टवेयर जो ना, पत्थर का सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होता, एक जानवर भी जो ज़ीरू है ना, उसका भी सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर चेंज होना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं अपनी लाइफ की तरफ जब देखता हूँ तो आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, हत्ता कि जब मैंने मिनिस्टर बनने से पहले शायद इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर और रीजनल इश्यूज के ऊपर शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज होता है, इंसान की सोच चेंज होती है। तो नज़ीर चौहान साहब ने अगर अपने आपको जो है ना कुछ हवाले से कुछ थोड़ा सा व्यूज के हवाले से कुछ चेंजेस लेकर आए तो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर लेकर आए हैं। उनके जो कंसर्न थे चौहान साहब, वो तो बुनियादी तौर पे ये था ना कि जहांगीर तरीन के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो वो तो मामला वहीं का वहीं है। फिर वो अली जफर साहब की एक रिपोर्ट आनी थी, वो भी कोई सामने नहीं आ सकी, तो उनके वो कंसर्न दूर हो गए हैं कि तरीन साहब के साथ अब कोई ज्यादती नहीं हो रही? एक बात तो क्लियर है कि तरीन साहब के साथ ना तो कोई पर्सनल इशू है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का, ना चीफ मिनिस्टर साहब का। एक क्राइसिस आया चीनी का, उस क्राइसिस में जो है वो चीनी की कीमत बढ़ी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुल्क के और रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उसकी एक इंक्वायरी लगाई। इंक्वायरी में जो भी जो है ना कल्प्रिट साबित होगा वो उसको भुगत लेगा, जो कल्प्रिट नहीं साबित होगा चीनी का मिल ऑनर वो जो है ना वो बरी हो जाएगा। लेकिन तरीन साहब ने अकेले ही है ना वो इसमें नहीं है, इसमें तो आले शरीफ और आले जरदारी का अच्छा खासा अपना किरदार है इस बेनिफिशियरी के अंदर। वो अलग बात है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपकी एक बड़ी खूबी है जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पर बड़ा एडमायरर हूँ आपका, कि आप एक डूअर हैं, एक ऐसे सियासी कारकुन हैं कि आप खुद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पर ले के तो जुट जाते हैं। मुझे ये सिर्फ जानना मैं ये चाहूँगा कि बिलाशुबा आपकी अपनी जमात के लोग हैं, चले नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, इख्तलाफ भी हो जाता है, आपने अज़ खुद, चले ये नहीं हम कहते कि किसी ने टास्क दिया, लेकिन आपने खुद अज़ खुद ये टास्क ले लिया कि आप रूठों को मनाएंगे।
तो जहांगीर तरीन जो हैं क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी राजी करने की कोशिश करेंगे? अच्छा इमरान साहब, जहांगीर तरीन साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है और वो अभी भी कायम है, ये भी सुन लें। हाँ जी, अभी भी कायम है। मुझे बात ये है कि चीजें थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ चलती हैं। मैं बुनियादी तौर पे एक इंतहाई डिसिप्लिनरी आदमी हूँ। मेरे भाई और मेरी आधी फैमिली फौज में है, मैं उनको भी और मेरे जो जाती दोस्त भी है ना फौज में, मैं उनको कहता हूँ मैं तुमसे बड़ा फौजी हूँ, क्योंकि मैं बड़ा डिसिप्लिन आदमी हूँ, वक्त का पाबंद और डिसिप्लिन। मैं इनडिसिप्लिन एटीट्यूड का मालिक नहीं हूँ। मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ, जो मैंने इन लोगों के साथ राब्ते भी हुए मेरे असेंबली के अंदर भी और जाती तौर पे भी, मैंने इनको ये समझाया है कि यार एक डिसिप्लिन एटीट्यूड होता है। आप एमपीए हैं, आप एमएनए हैं, आप मिनिस्टर हैं, तो जिस पार्टी के और जिस डेकोरम से आपका जनाब सारी पहचान है, आप उससे अपने आप को वायलेट मत करो। मैंने तो जाती हवाले से ये सारी चीजें उनसे। अब नजीर चौहान साहब का जहां तक इशू है, तो वो क्योंकि मेरे जना पोर्टफोलियो से मुतलका जना उसमें इन्वॉल्व हो गए थे जेल खाना जात में, तो फिर उसमें मैंने जो एंट्री डाली थी वो मैंने क़यादत के मशवरे से डाली थी और क़यादत को एतमाद में लेके डाली थी, और उसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। और मुल्क के अंदर जो एक अजीब किस्म की फजा और एक पोलराइजेशन क्रिएट हो रही थी उस इशू की वजह से, वो सारी सॉर्ट आउट हुई, तो वो मैंने किया था। बाकी तो इनसे एज यूजुअल जो राब्ते होते हैं बीइंग अ कोलीग, वो दोस्तों से राब्ते हो रहे हैं। अच्छा चौहान साहब, ये भी फरमा दीजिए कि आइंदा जो बाकी 2 साल रह गए हैं आपकी गवर्नमेंट के, इधर पीडीएम भी कोशिश कर रही है कि फिर से कोई अदम एतमाद की कोशिशें हों, और उसमें ज़ाहिर है उनकी नज़र तरीन ग्रुप पे बहुत ज़्यादा है, तो आपके साथ हैं, आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि 2 साल मुकम्मल कर लेंगे और आइंदा इंतखाब भी इधर पीटीआई से ही लड़ेंगे ये लोग? एक बात तयशुदा है कि जहांगीर तरीन साहब पीटीआई में हैं, पीटीआई में थे और पीटीआई में रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके इस पूरे क्वेश्चन का कहना ये एक फिक्र के अंदर जवाब है। आगे को क्वेश्चन करें चले ठीक है, ओके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद, और ये कहना है कि जी कोई टेंशन नहीं है। हिलाली साहब, इतनी ही रिलैक्स रहना चाहिए पीटीआई को इस ग्रुप के हवाले से जितने चौहान साहब हमें नजर आ रहे थे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में समीना सोचिए तो सही, क्यों तरीन पार्टी छोड़ेगा उस पार्टी को जिसमें उसका इतना बड़ा रोल है, इलेक्शन जिताने में, इलेक्शन के बाद निगोशिएशंस में, और उसके बाद पार्टी के फाउंडेशन और पार्टी के टिकट्स और पार्टी के लोगों के अपॉइंटमेंट्स, उसमें सब इसका हाथ है। वो पार्टी वो छोड़ के जाएगा उन लोगों के पास जो उसने खुद कहा है कि ये चोर हैं और ये हैं और वो हैं। माने अपने घर में वो खुद आग लगाएगा? वो पागल तो नहीं है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं उसका एक बेनिफिट नहीं देख सकता हूं अच्छा। इसमें तो चौहान, लेकिन इमरान साहब एक सेकंड, चौहान जो है ये बड़ा, ये चौहान साहब जो हैं ये होशियार आदमी हैं, ये ही इज अ वेल ट्रेन्ड पार्टी वर्कर। इसको जमात इस्लामी की ट्रेनिंग मिली है इनको। मैं समझता हूं कि ही इज केयरफुल, जो ये जो लफ्ज चुनते हैं और बोलते हैं, मेरे ख्याल में ये एक गुड पॉलिटिकल वर्कर है, और अगर इसको ये टास्क दिया गया है मेरे ख्याल में ये कर लेंगे। अच्छा इमरान साहब कॉन्फिडेंट दैट ही विल, ठीक है। लेकिन इमरान साहब, आप तो कहते रहे कि जी जहांगीर तरीन साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं और आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जहांगीर तरीन साहब अलग हो चुके हैं अमलन, तो फिर आप इस पे क्या कहें? ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं कही? मेरी गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है कि यहाँ पे बैठ के हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोगों को इनवाइडी करते रहें और उनसे ये करते रहें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो उनका नुक्ता नज़र है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरा अपना नुक्ता नज़र है, हमारा इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन किसी की राय का एहतराम भी ज़रूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान इख्तलाफात की दरार इतनी शदीद हो चुकी है कि अब उससे वापसी मुमकिन नहीं। और हमारे वाकफा न्याल के मुताबिक, हिलाली साहब ख़ास तौर पे हमारे वाकफा न्याल के मुताबिक, जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है जिसमें बेशतर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये फैसला कर लिया गया है कि उनको अब पीटीआई का टिकट नहीं दिया जाएगा। आप आज ये बात नोट कर लें। अब जितने तो वो लोग हैं जिनको ये उम्मीद हो गई है, जिनकी ये बात तय हो गई है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से
उनको टिकट मिल जाएगा, वो तो पीटीआई से बिल्कुल वापसी नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जिनको बिल्कुल आगे से भी झंडी इन तीनों जमातों की तरफ से दिखा गई, वो अगरचे किसी वक्त जहांगीर तरीन से अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जहांगीर तरीन साहब को जिन हलकों की सपोर्ट हासिल है, वो भी अब आपसे मैं अर्ज कर दूं कि वो भी जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं और वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहेंगे। जहांगीर तरीन को मजबूत बनाने में उनका भी बड़ा अहम रोल होगा। बकौल हमारे वाकफा ने हाल के कि जहांगीर तरीन साहब तो ये समझते हैं कि इलेक्शन तक उनका जो ग्रुप है उसकी तादाद 80 के करीब हो जाएगी। तो अगर जहांगीर तरीन साहब ने वापस पीटीआई में ही सुलह कर दी है इसी तरह से, तो फिर उनको 80 बंदों को अलग करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो इलेक्शन का वक्त करीब आएगा उस वक्त तक ये सारी चीज़ें सामने। जी लाल साहब शायद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी लाल साहब, अगर ये हम एक्सेप्ट करते हैं, और क्यों नहीं, इमरान याकूब बहुत काम करता है, वो लाहौर में है, वो लोगों को मिलता रहता है और ये बिल्कुल उसका जेन्युइन ओपिनियन है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो लोग उस तरीन के साथ खड़े हुए हैं वो 2 साल और उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, और अगर उसके बाद तो फिर ये हमारा कॉन्वर्सेशन तो है इज पॉइंटलेस। ठीक है, यानी 2 साल कुछ नहीं हो रहा जो भी है, ये पूरा टर्म ठीक है। ओके, तो आपको लगता है आगे उसके असरात होंगे? उसके बाद ठीक है लाल साहब, ओके, उसके बाद देखते हैं वो आता है। उसके बाद देखते हैं कि हवा किस रुख की चलती है। और ये भी हो सकता है इमरान साहब के जो इशारों की आप बात कर रहे हैं वो खुद भी इशारे अगर इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हुए तो फिर तरीन साहब भी इधर ही खड़े होंगे। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इशारे ये भी तो हो सकते हैं ना कि काफ लीग के साथ मिल जाएं। इशारे तो कहीं कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि तो काफ लीग बड़ी मुश्किल सी बात है, इतने बड़े लेवल पे आप एक बात को समझे, आप एक बात को समझे, काफ लीग जो है वो भी इशारों पे चलती है, आप ये भूल जाती हैं बार बार। हम सब इशारों पे चलते हैं, इशारों का एहतराम करना चाहिए, सिग्नल रेड हो तो फिर रुक जाना चाहिए। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, मुझे ये इशारा है कि ब्रेक ले लिया जाए। अगली सियासत का डार का हॉर्स है काफ लीग, ये नोट कर लें आप। चलें जी, मुझे बहरहाल इशारा है कि ग्लू शाबाश भी इशारा से। ओके, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम क्रिकेट के इशारों की बात करेंगे कि अंपायर की उंगली अब किसके लिए खड़ी हो रही है, किसके लिए नहीं, क्योंकि बात अब बाज़गश्त ये है कि जनाब चेयरमैन पीसीबी को शायद बदला जा रहा है और कोई तौसीह नहीं मिल रही है एहसान मानी साहब को। क्या इसके पीछे वजह है और कौन से नए नाम फ्लोट कर रहे हैं, इस पर बात होती है ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जब प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे इमरान खान तो उस वक्त सबने ये सोचा कि अब कुछ और बेहतर होना हो, कम से कम क्रिकेट ज़रूर बेहतर हो जाएगी। उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें भी उन्होंने चेंज की, पूरा स्ट्रक्चर उसका चेंज करने की कोशिश की और एहसान मानी साहब को पीसीबी का हेड भी बनाया। लेकिन कोई खातिर खा हमें नज़र नहीं आया कि फ़र्क आया हो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में, परफॉर्मेंस में, बल्कि शायद पहले से भी ख़राब होती चली जा रही है और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि ओवरऑल भी। अब ख़बर ये आ रही है कि एहसान मानी साहब की जो मुद्दत है वो चूँकि मुलाजमत की पूरी हो रही है तो अब उनको शायद एक्सटेंशन ना मिले। वनडे को उनकी मुलाकात ज़रूर है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें वो अपनी ब्रीफिंग देंगे 3 साल कारकर्दगी के हवाले से और फैसला बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब को करना है कि आखिर उन्हें तौसीह देनी है या नहीं। लेकिन इस सिलसिले में कुछ नाम ज़रूर फ्लोट हो रहे हैं और उसमें रमीज़ राजा का नाम भी सर फहरिस्त है कि शायद उन्हें बनाना चाहिए। लेकिन अभी हतमी फैसला देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं। लेकिन इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि एक्स क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त भी लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि रमीज़ राजा को ना बनाया जाए, बल्कि क्या उसकी तफसीलात हैं, वो किसको बनाना चाहते हैं और क्यों रमीज़ राजा पे उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी जानते हैं। सरफराज नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। सरफराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए, आपके नज़दीक क्या अगर ये चेंजिंग हो रही है और एहसान मानी साहब की जगह किसी और को बनाना हो तो क्यों ना रमीज़ राजा हो, उस पर क्या एतराज़ात हैं और आपकी क्या सजेशंस हैं? देखें, रमीज़ राजा ने तो एंटी पाकिस्तान बातें की हुई हैं। पिछले दिनों में जब सेठी साहब थे तो उस वक्त बिग 3 का मामला चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को बीच में मिला रहे थे और उसके बाद ये हुआ कि एक डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट। तो रमीज़ राजा ने कहा जी कि अगर इंडिया के हक में
हम फैसला कर दें और पाकिस्तान अगर होता है तो वो भी कबूल कर लें। अब ये देखें, ये कह रहा है कि पाकिस्तान को की हालत में रहना चाहिए और इंडिया के हक में फैसला करें। कितनी एंटी पाकिस्तान बात की है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसको तो पाकिस्तान के तमाम चैनलों के ऊपर बैन कर देना चाहिए। और इमरान खान को ये मैं वाजिया करता हूँ दोबारा कि पूरी कौम को पूछ लो कि इंडिया के हक में उसने बात की है कि पाकिस्तान अगर भी होता है तो हो जाए इंडिया के हक में। अच्छा। तो ये बात मैं पाक फौज को भी बताना चाहता हूँ, जनरल बाजवा साहब को, और मैंने इमरान को ये खत के साथ। तो फिर आपकी क्या चॉइस है सरफराज साहब, आपकी क्या चॉइस है और किस तरह से फिर आपको लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट को? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं माजिद खान का नाम लूंगा और इमरान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को घबराना नहीं चाहिए कि वो उसका रिश्तेदार है और उसको ना लगाए। उसको लगाए, एक तो माजिद खान जुआ माफिया खत्म करेगा और उसके बाद ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड और क्रिकेट को जानता भी है पूरी दुनिया में, ही इज नोन अराउंड, और उसके बाद उसके तल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं और एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे क्रिकेट बोर्डों से भी अच्छे तल्लुकात होंगे। तो आपको लगता है माजिद खान, लेकिन सरफराज साहब ये भी फरमाइए, ये एहसान मानी क्यों नहीं डिलीवर कर सके, जबकि एक स्ट्रक्चर भी पूरा चेंज कर दिया गया क्रिकेट का ढांचा? एक सेकंड, उसके बाद अगर माजिद का नहीं सोच रहा तो जहीर अब्बास साहब मौजूद हैं जो आईसीसी के चेयरमैन भी रहे हैं। अब आगे बात आपने मानी की, तो मानी ने तो इस तरह तबाही की है कि रोजाना क्रिकेट में चेंजेस हो रही हैं। कोई जो टीवी अखबार में बयान देता है उसको कोई रख लेता है और जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दूसरा, ही इज टू ओल्ड, और उसके बाद जुआ माफिया से इसके तल्लुकात हैं और इसने मुझे 50 करोड़ का एक केस किया था, एक मेरा बयान आया था, मानी हिमसेल्फ इज द फिक्सर, तो उसके मैंने सबूत अदालत में पेश किए इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। तो 5 साल के बाद ये भाग गया और मेरा नाम विड्रॉ कर लिया और अभी भी देखें। तो आपको लगता है ये चॉइस ठीक नहीं थी? ठीक है सरफराज साहब, आप साथ रहिएगा, मैं जरा इमरान साहब का भी कमेंट इस पे जरूर लेना चाहूंगी। इमरान साहब, क्रिकेट के तो हम सभी फैंस भी हैं और थोड़ा बहुत ज़ाहिर है समझते भी हैं, आपको क्या लगता है एहसान मानी ही नहीं माने या इमरान साहब नहीं मान रहे? देखिए, बात ये है कि मैं कोई क्रिकेट का तजर्बाकार तजिया निगार तो नहीं उस अपने सरफराज नवाज साहब की तरह, लेकिन देखिए इमरान माजिद खान और ज़हीर अब्बास दोनों एक ऐसे नाम हैं जिनमें से वाकई दोनों में से किसी को भी बना दिया जाए, लेकिन माजिद खान साहब के हवाले से तो शायद वज़ीर आज़म की बोल चाल भी नहीं है, इन्होंने उन्हें निकाल भी दिया था टीम से, तो सारी बातें। और दूसरी तरफ जो रमीज़ राजा का नाम चल रहा है, नो डाउट रमीज़ राजा एक डिसेंट आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप ये देखें, एक जो सरफराज नवाज साहब का इल्ज़ाम है वो, और दूसरा ये कि वो तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के सपोर्टर और लवर के तौर पे पहचाने जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप पे फिर एक और इल्जाम आएगा साहब, एक मिनट कि जनाब आप अकरबा परवरी कर रहे हैं और अपने लोगों को नवाज रहे हैं। आप ये देखें कि क्रिकेट का मानी ने किया क्या, मानी साहब के दौर में आप ऊपर जाने की बजाय नीचे चले गए। ठीक है, मैं जरा हिलाली साहब का भी कमेंट ले लूं वक्त में। जी हिलाली साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चेयरमैन जो भी आप सिलेक्ट करें उसका मसला उससे हल नहीं होगा। कोई बुनियादी फैसले हैं जो नहीं लिए गए हैं। पहले फैसला जो ये है, जो इमरान खान ने आके कहा ये वापडा, पीआईए, इनको रेलवे को ख़त्म करो और पीसीबी को दे दो, यू नो व्हाट दैट मेंट? उसका मतलब क्या हुआ? 600 लोग होते थे डिपार्टमेंट्स में जब वो खेला जाता था, अब कितने रह गए? 192। तो आपकी जो सिलेक्शन जो 600 लोगों से होती थी अब 192 से हो रहे हैं। 400 लोग जो हैं छोड़ के चले गए हैं इसलिए कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, वो कोई और नौकरी पे गए। 6 टीम्स कंपीट करते हैं जब डजन्स कंपीट करते थे। गलत फैसला। दूसरा फैसला, और ये मानी का फैसला है, गलत फैसला, मिसबा को कोच बना दिया। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा बैट्समैन था, मगर इज ए यूजलेस कोच। उसके पास कोई लेवल ही नहीं है। आपको पता है लेवल 4 पे कोच अपॉइंट किया जाता है नेशनल टीम पे, जब ये अपॉइंट हुआ ही हैड नो लेवल। और तीसरी बात ये है, वकार मसूद, गुड बॉलर, वंडरफुल मैन, यूजलेस कोच। और फाइनली ठहरिए एक मिनट, फाइनली
लिटमस टेस्ट जो पाकिस्तान की सिलेक्शन की बोर्ड की होती है कि 2020 में आप कैसे करें, भाई 2020 तो एग्जैजरेटेड गिली डंडा है, वो तो यूजलेस है। और जो 2020 में कामयाब होता है वो वनडे टेस्ट और 6-5 दिन टेस्ट में वो तो कुछ होता ही नहीं है। मैं एक मिसाल दूं आपको, कामरान गुलाम एक आदमी है, 37 इयर्स क़ैद आज़म ट्रॉफी का बैटिंग रिकॉर्ड उसने तोड़ा है, मगर उसको टेस्ट टीम में सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो गिली डंडा नहीं करता है, हर दूसरा बॉल को छक्का नहीं मारता है। ये है प्रॉब्लम्स, ये फिक्स करें। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बुनियादी गलतियां नहीं है। अच्छा, मैं इस पे एक जरा क्लैरिफिकेशन जरूर दे दूं कि रमीज राजा साहब के हवाले से चूंकि बात की, इमरान साहब ने भी, सरफराज साहब ने भी, हमने कोशिश की थी कि उनका भी मौक़िफ़ उनसे ले लें, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो सके, उनकी तरफ से माजरत की गई। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा किसी प्रोग्राम में वो ज़रूर आएंगे और अपना मौक़िफ़ भी ज़रूर देंगे। लेकिन सरफराज साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हुए, अब आगे ज़ाहिर है T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उससे पहले ये मेजर चेंजेस होने जा रही हैं, तो अगर होती हैं तो आपको क्या लगता है ये फिर से डिस्टर्बिंग नहीं हो जाएगा सारा मामला? नहीं, मेरे ख्याल में तो एहसान मानी साहब को वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए, जो मेरा ख्याल है अक्टूबर में है, वरना जो कोई नया आएगा इस वक्त तो वो टीम हारून गई तो वो कहेंगे कि मैं तो अभी नया आया हूँ, ये आया हूँ, तो इसलिए मानी को वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए। ये मेरी इमरान से भी रिक्वेस्ट है कि अभी इसको ना छेड़ें और उसके बाद आउटकम देखें कि वर्ल्ड कप में क्या होती है, तो उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है लें। अभी इस वक्त टू अर्ली और इस वक्त सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब हमारे साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।